अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कल हमने यौमुल क़ुद्स मनाया और एक तवील अरसे से हम ये मनाते चले आ रहे हैं। ये दिन बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए ये दिन मनाया जाता है। और आज जो शब है वो 27वीं रमज़ान की शब है, मुबारक शब। हम इबादतें करेंगे, लेकिन इस माह मुक़द्दस रमज़ान में भी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म व सितम जारी रहा। गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी रही। वस्ती गज़ा रफ़ा में इसराइली हमले होते रहे और आज भी ये सिलसिला जारी है। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक 33,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका है। इसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। ना हॉस्पिटल्स को छोड़ा गया है, ना रफ़ाही इदारों को छोड़ा गया है, ना कैंप्स को छोड़ा गया है, ना सहाफ़ियों को छोड़ा गया है, जो यानी सिफारत खानों तक पर हमले अब शुरू कर दिए गए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। इसके अलावा अब ये जंग जो है लगता है कि मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। शाम, जो मैंने सिफारत खाने पर हमले का जिक्र किया, शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमला हुआ है और अमेरिका के नशरियाती इदारे अब ये कह रहे हैं कि ये ख़दशा है कि अगले हफ्ते तक शायद ईरान भी इसराइल पर अपने ड्रोन अटैक्स शुरू कर देगा। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जंग यकीनी तौर पर बढ़ सकती है। इस्लामी दुनिया 57 ममालिक खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अरब लीग की करारदादें, यूरोपीय यूनियन की करारदादें, हर तरफ से मजम्मत ही मजम्मत है, लेकिन इसराइल नहीं रुक रहा है। क्या इसकी वजह है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि ये जो कुछ आज हो रहा है, आज हम देख रहे हैं, इसका लेवल जो है ये हमने माजी में कभी देखा नहीं है। आज हम लाइव जेनोसाइड देख रहे हैं, यानी वहाँ बम गिरता है और हम यहाँ पर उसकी तस्वीरें देखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद शाम में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, और फिर मुसलमानों ने ही यमन में मुसलमानों के साथ क्या किया, तो पूरी दुनिया इस तरह के क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है। क्या ये वजह है कि आज खामोशी है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब रही हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये जो कुछ इसराइल में हो रहा है, इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन में, इसको वो जंग का नाम दे रहा है। हम इसे जंग तो नहीं कह सकते, जंग ऐसी तो नहीं होती मैडम। लेकिन 6 महीने से जो इजराइल की तरफ से जंगी है जो उन्होंने मुसल्लत की है फ़लस्तीनियों पे, और उसकी वजह से जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है वो आपके सामने है। आपने ठीक अल्फाज इस्तेमाल किया, ये वाकई एक जेनोसाइड है, एथनिक क्लेंसिंग है, मैसेकर है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें ये भी देखना चाहिए कि हाल में क्या क्या हुआ जिससे कि शायद हमें तब्दीली की कोई किरण नजर आ रही है, कि शायद सूरत हाल तब्दील हो सके। ठीक है। अव्वल तो ये आपको मालूम है कि पहली दफा अमेरिका के सदर बाइडेन ने इजराइल के वजीर आजम को 2 टोक अल्फाजों में एक तरह से अल्टीमेटम सर्व किया है कि अगर वो एक पॉज नहीं करते लड़ाई में तो फिर अमेरिका की जो हिमायत है वो उनको हासिल नहीं रहेगी। और जो अंग्रेजी में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो यही है कि जो सफरिंग है वहाँ उसका खात्मा किया जाए, और सिविलियन कैजुअल्टीज इतनी ज्यादा हो रही हैं। अब ये पहली दफा है कि अमेरिका ने 6 महीने में ऐसी बात की है, बिकॉज अब तक आपको मालूम है अमेरिका की हिमायत से इजराइल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इनकरेज होता रहा है, और उसने अपनी बमबारी जारी रखी और जो सूरत हाल वहाँ बनाई बिल्कुल ही, यानी कि वहाँ फैमिन की कंडीशन है, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है। तो एक तो तब्दीली ये हम देख रहे हैं। दूसरा मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी सतह पे आपको मालूम है कि एक हफ्ता पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक करारदाद पास की जिसमें कि उन्होंने एक सीज फायर, जंगबंदी के लिए कॉल दी। उस पर इजराइल ने अमल नहीं किया, लेकिन उससे एक चीज तो साबित होती है ना कि बैनुल अक़वामी सतह पे ग्लोबल ओपिनियन है क्या, दुनिया चाहती है कि जंग बंदी हो। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि कुछ दिन पहले ही, बल्कि 2 दिन पहले, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कॉल दी है कि जो भी असला प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को वो बंद होना चाहिए। तो देखिए इस सारी चीजों से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सफारती दबाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ किस पे रहा है? अमेरिका पे। इसलिए कि एक ही मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है, एक ही मुल्क है जिसकी लेवरेज है आप कह सकते हैं इजराइल के साथ, और वो है अमेरिका। अगर अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट करती है, जो कि नजर आ रहा है कि कुछ शिफ्ट कर रही है, तो फिर मैं समझती हूँ कि शायद जंगबंदी हो सके।
इस वक्त कायरो में मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसमें कि इजिप्ट और कतर और अमेरिका हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात करा रहे हैं। उससे भी कुछ लगता है कि शायद वहाँ पेशरफ्त हो। तो कुछ है आसार जिससे कि शायद सूरत हाल तब्दील हो। ठीक, मगर मैडम ये अमेरिका की तरफ से माजी में भी जब इसराइल ने इस तरह की जारियत की है तो आपको याद होगा कि ओबामा के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ कि अमेरिका सख्त किस्म की कॉल ज़रूर देता है, थोड़ा सा अमन होता है। जंगबंदी की बात अमेरिका अब भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, जो तकरीबन 33,000 से ऊपर हो चुकी हैं। इसराइल किसी की करारदादें नहीं मान रहा। अमेरिका पर जो आप दबाव की बात कर रही हैं, तो हमने इराक़ में देखा कि अमेरिका ने सारी दुनिया को पसे पुश डाला और वहाँ पर हमला कर दिया। अमेरिका नहीं सुनता उस दुनिया की, तो जो नुकसान हो रहा है फ़लस्तीनियों का वो तो जारी है। जी बिल्कुल जारी है, लेकिन हमने देखना ये है ना कि आगे होगा क्या। अब माजी को बार बार दोहराने से तो कोई फायदा नहीं है, हमें तो देखना है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। और मुस्तकबिल के हवाले से देखें, अमेरिका के अंदर भी जो दबाव बढ़ रहा है, एक गैलप पोल पिछले हफ्ते जो हुआ उसमें हमने देखा कि जो मेजॉरिटी है अमेरिकी पब्लिक की, वो चाहते हैं, बल्कि वो खिलाफ है इजराइल के इस जंग के। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि सदर बाइडन की पार्टी है, उसमें 70% जो अमेरिकन है वो इजराइल के इस मिलिट्री एक्शन को डिसअप्रूव करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं, उससे शायद कोई फर्क पड़े। अब ये तो कहना आसान नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त 6 महीने हो चुके हैं और जाहिर है जैसे आपने भी ठीक फरमाया कि वहाँ जो सूरत हाल है वो वाकई बद से बदतर होती थी। और जिस किस्म की जेनोसाइड हुई है, मैं समझती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में उसका कोई पैरेलल हमें नहीं मिलता। लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि सूरत हाल के लिए शायद अगर कोई चेंजेस आनी है तो फिर इसी किस्म की डेवलपमेंट से आ सकती है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक़ की कमेटी है, उसने कहा है कि इसराइल पर जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाए जाएँ। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ऐसा ये मुस्तक़बिल में मुमकिन है? और इसका ये किस तरह से होता है, उसका क्या नतीजा निकलता है अगर किसी मुल्क के खिलाफ हो? देखिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूएन की है, उसकी जो करारदाद होती है जिसका आपने तज़किरा किया, वो बाइंडिंग नहीं होती। उसका एक मॉरल फोर्स होता है, उसका एक आप कह सकते हैं सफारती दबाव बढ़ता है इस किस्म की करारदाद पास होने से, लेकिन उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि उसको उस पर अमल हो सके। तो फिलहाल तो मैं समझती हूँ कि जो असल चीज़ है वो ये है कि जंग किसी तरह से बंद हो, और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को बेघर किया है और डिस्प्लेस किया है, उनके लिए मदद की ज़रूरत होगी टू रीबिल्ड। तो मैं समझती हूँ कि ये इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि हम आगे किस तरह से चलेंगे। और इसमें जाहिर है, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि मुसलमान दुनिया का या मुसलमान रियासतों का इसमें क्या रोल होगा। अच्छा, ये जो इसराइल जिन इलाकों पर हमले करता रहा है, वो ज़मीन जिस पर कब्ज़ा कर लेता है वो वापस नहीं करता। पहले भी उसने गज़ा की पट्टी पर उसका कब्ज़ा था, वो एक मरतबा ज़रूर वापस गया है, लेकिन इस दफ़ा जो कुछ किया है, तो क्या आप समझती हैं कि ये इलाके इसराइल वापस कर देगा? माजी में इस तरह का तसव्वुर रहा नहीं है। वापस करना तो अभी इस तरह की बात करना तो कबल उस वक्त है ना, इस वक्त तो जंग जारी है। तो आप तो दो कदम आगे चले गए हैं। पहले तो जंग बंद हो, उसके बाद फिर कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसलिए कि जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं, उसमें तो यही है ना कि 2 स्टेट सोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कंटिगुअस रियासत होनी चाहिए फ़लस्तीन की, ना कि वो टुकड़ों में हो, जो कि इस वक्त है वो टुकड़ों में, और ना ही वो सॉवरन है। तो ये तो एक जो विजन है दुनिया का, और दुनिया का मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसमें जाहिर है जो इंटरनेशनल ओपिनियन रिफ्लेक्ट होती है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस में, उसमें तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, और जिसकी पाकिस्तान ने भी बहुत अरसे से हिमायत की है। OIC की पोजीशन है, ये सऊदी अरेबिया की पोजीशन है कि मुस्तकबिल में
एक ही हल है फ़लस्तीनी इशू का, और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन। जी। अच्छा मैडम, ये शाम में जो ईरान के सफारत खाने पर हमला हुआ है, अब अमरीकी नशरियाती इदारे कह रहे हैं कि ईरान भी इस जंग में बाकायदा शामिल हो सकता है, ड्रोन हमले कर सकता है। तो अगर ये जंग नहीं रुकी तो क्या आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल ईरान चाहेगा कि वो उस जंग में शामिल हो। ईरान ये ज़रूर चाहेगा कि कोई ना कोई वो रिटेलिएशन करे, जिस किस्म का इजराइल ने अटैक किया उनके कॉन्सुलेट में दमास्कस में। लेकिन ईरान को पता है कि ये इजराइल जान के कर रहा है कि ईरान को किसी तरह से धकेला जाए इस जंग में, जिससे कि फिर इजराइल चाहेगा कि अमेरिका भी इसमें कूद पड़े। तो मैं नहीं समझती कि ईरान की जो लीडरशिप है वो चाहेगी कि वो एक रीजनल जंग का हिस्सा बन जाए, जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका भी मुलव्वस हो जाए और वो बहुत ही बड़ी जंग हो। तो मैं समझती हूँ कि ईरान बिल्कुल ही एक वाइज कदम लेगा, रिस्ट्रेंट से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। तो मैडम, क्यों इसराइल ये चाह रहा है कि ये एक बड़ी जंग बन जाए? क्या हासिल क्या करना चाहता है वो तो बड़ी आसान है, उसका जवाब तो बहुत आसान है। वो चाहते हैं कि जंग फैले ताकि अमेरिका आ जाए उनके साथ। इसलिए कि अगर जंग फैलेगी तो उसमें जाहिर है, अभी भी देखे ना, होतीज के अटैक्स होते हैं अमेरिकन बैरिया जहाज पे, उनके ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट पे। तो इन सारी चीजों से तो इजराइल तो कब से चाह रहा है कि अमेरिका आए और ईरान को उस अटैक करे। तो उसका मकसद यही है कि इस जंग को फैलाया जाए, ताकि सिर्फ अकेला ना रह जाए इजराइल। इस वक्त तो देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो इंक्रीजिंगली आप कह सकते हैं कि इजराइल डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। सवाए अमेरिका के कौन खड़ा हुआ है अब इजराइल के साथ? कोई भी नहीं। जो इनके साथ पहले भी ममालिक थे वहां से भी तनकीद हम सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पे बरतानिया, जो कि बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था इजराइल के हमायत में, अब वहां से भी हम, जब से ये अटैक हुआ था एड वर्कर्स पे, जिसमें कि ब्रिटिश एड वर्कर में भी उसमें कत्ल हुआ, मारा गया, तो उसके बाद से वहां से भी क्रिटिसिज्म आ रही है। और आपको पता है लंदन में सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन मैं समझती हूँ जो दुनिया में शायद हुई है, वो लंदन में ही हुई है, और हर इतवार को होती है। जी। अच्छा मैडम, एक तरफ तो ये इसराइल ये सब कुछ कर रहा है, एक तरफ इंडिया है जो कश्मीर में मुसलसल मजालिम ढा रहा है। एक नई डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, आपको पता है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने 20 से ज़ायद लोगों को जो है वो कत्ल किया है टारगेट करके, और फिर इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे, हम तो अंदर जाके मारेंगे ऐसे लोगों को जिनको हम समझते हैं हमारे खिलाफ है। तो ये हट धर्मी जो है ये दुनिया में अब अक्सर ममालिक में देखने में आ रही है। जी, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये दौर ऐसा है जिसमें कि जिसको हम कहते थे एक इंटरनेशनल ऑर्डर, जी, वो काफी हद तक कमजोर हो चुका है। और जो बड़े ममालिक हैं वो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिलैटरल पॉलिसी, जो उनके जी में आता है वो करते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि उन पे ना कोई कानूनी पाबंदी है, ना कोई मॉरल पाबंदी है, अखलाकी पाबंदी है। और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी का जो कॉन्डक्ट रहा है वो भी ऐसा ही रहा है। उन्होंने भी यही किस्म की कॉन्डक्ट किया है या एक्शंस लिए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये उड़ाई है इंटरनेशनल लॉ की। कश्मीर पे ही देख लें, जो उन्होंने 2019 में किया, जिस तरह से कब्जा किया उन्होंने, इलीगल कब्जा किया जम्मू एंड कश्मीर पे, वो क्या था, धज्जियां उड़ा दी ना उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की, इंटरनेशनल लॉ की। तो आप सही कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड है बड़े ममालिक और जो बड़ी रीजनल पावर्स हैं उनकी तरफ से, जो कि रूस भी देख लीजिए ना, उन्होंने भी जाके यूक्रेन को जाके इन्वेड कर दिया। तो चाहे वो रूस हो या भारत हो या अमेरिका हो या इजराइल हो, देखा ये जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं रही। ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हो या इंटरनेशनल लॉज हो या इस तरह की बॉडीज़ की बेअसर होती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, यही है कि इस तरह की जो यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल बॉडीज हैं, उनकी भी जो करारदादें होती हैं, देख ही लीजिए, खुल्म खुला खिलाफ वर्जी होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब भी रही हैं, कॉलम भी लिखती हैं। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की।
वेलकम बैक। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। ईद के बाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि एहतजाजी तहरीक के दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी इसकी बात कर रही है और मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं और दीगर जमातें एक इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का इंदिया दे रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि एक महीना तकरीबन होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाने में नाकाम रही है और ऐसी कोई कोशिशें भी हमें नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह है? और इंतहाई सख्त माशी हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सोलो फ्लाइट हमें लेती नज़र आ रही है। ये वही सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ के दौर में तहरीक इंसाफ ने की थी, उससे मिलती जुलती कुछ सूरत हाल है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मोहतरम जनाब लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, और मोहतरम जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर लतीफ़ खोसा साहब, क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? ईद के बाद सड़कों पर आ रहे हैं आप लोग, मौलाना फजल रहमान साहब भी आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है ईद के बाद? देखें, ईद के बाद तो क्या, मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत जिस तरह से बनाई गई है और जिस तरह से मैंडेट को जो है अवामी मैंडेट की तस्दीक की गई है, जिस तरह से फॉर्म 47 के ज़रिए 100 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई हैं, और फिर जिस तरह से अभी तक हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने के बावजूद हमें अभी तक जो है वो आज़ाद दिखाया जा रहा है और हमारी जो है तशख़्ख़ुस के ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है। तो जब तक ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहकर इस तरह से करेंगे, हुकूमत ना बन नहीं पा रही है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपना वज़ीर ख़जाना भी नहीं ले सक रहे हैं और वो अपना वज़ीर दाखिला भी उनको बनाने की इजाज़त नहीं है, और बलूचिस्तान में चीफ़ मिनिस्टर भी है किसी पार्टी की मर्ज़ी का नहीं है, तो सेनेटर्स भी आज़ाद लिए जा रहे हैं, वो भी किसी पार्टी से नहीं है, 3-4 सेनेटर्स ऐसे लिए। तो ये अब जब तक ये मुदाखलत बंद नहीं होगी और जब तक इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव का ये संगम ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये हुकूमत कैसे चलेगी? मुझे बताएंगे वैसे ही चलेगी जैसे आपकी चली थी सर। नहीं, देखें, हमारे चली थी, खैर मैं उस वक्त नहीं था पीटीआई में, लेकिन बाहर का पीटीआई की हुकूमत उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट जो है मजबूत थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके कोई ख़तरा था। ये तो पर लंदन प्लान जब हुआ है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ बाजवा साहब ने जब अपनी एक्सटेंशन का डील किया और उसमें तय हुआ कि इमरान खान को चलता करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर करेंगे और ताजपोशी के लिए नवाज शरीफ साहब को लेके आएंगे और उनके सारे मुकदमा खान साहब को तो फिर उसका तसलसल चल रहा है। मिलने वालों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक कमज़ोर हुकूमत जो है वो संभाली और उसको लेके चले, तो वो तो इस पर खैर अब अपनी अपनी गलती मानती हैं। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल क्या है वो तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि तहरीक चलाएंगे, सब कुछ होगा। मौलाना फजल रहमान साहब भी गुस्से में नज़र आ रही। बिलाल साहब, आप के पास इसकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ माशी मसाइल हैं, IMF का प्रोग्राम है, PIA की निचकारी है, ये सब मुश्किल फ़ैसले हैं, इससे इसके असरात आएंगे और ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन आपसे शदीद खफा है, नाराज़ है। फिर वो कह रहे हैं कि जी आपका इख्तियार ही नहीं है हुकूमत के ऊपर, ना वज़ीर दाखिला आपका, ना वज़ीर ख़जाना आपका, इस तरह की बातें हो रही हैं सर। जी मसूद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मसूद साहब, सबसे पहले तो जो बात अभी हुई लंदन प्लान की, तो मैं बस इतनी उस पर मुख्तसर बात करना चाहूँगा कि अब कभी ये बाजवा साहब को पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं, और आपने उनके वक्त का एक ज़िक्र किया। तो ये बाजवा साहब जिनको कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत इनकी हुकूमत हटाई गई, हुकूमत इनकी हटने के बाद उन्हीं बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब ने मीटिंग की और उन्हीं बाजवा साहब के कहने पर अपनी पंजाब की और KP की जो असम्बलियाँ थीं या हुकूमतें थीं उनसे दस्तबरदार हुए। तो देखिए ये इसलिए इनका कोई पता नहीं होता जी, जिस बंदे ने अपेरेंटली इनको गिराया उसी की फिर तजवीज़ इनने फिर से मानी, उन्हीं की ही सिफारिश पर फिर से इन्होंने ये काम किया। बहरहाल ये बिलाल साहब बात मानना ये है कि पड़ता है ना, आप मानेंगे
कि कोई भी इससे बचा हुआ तो नहीं है, आपको भी बहुत कुछ मानना पड़ रहा है, उनको नहीं भी बहुत देखिए, कुछ मानना नहीं पड़ा। मेरी गुजारिश इससे है, आगे मेरी बढ़ने की गुजारिश जरूरत है, ना। मेरी गुजारिश है कि ये इनसे कहें किसी एक चीज़ पे टिके तो सही ना। ये तो ना कहें कि बाजवा साहब ने हुकूमत कराई और 5 महीने बाद आरिफ अलवी साहब की ब्रोकर्ड मीटिंग में इमरान खान साहब फिर से बाजवा साहब के कहने पे हुकूमत करा दें। या तो आप इतने ना कर बिलाल साहब आगे चले तो ज्यादा बेहतर होगा ना, फिर मैं बात करूंगा। देखिए दूसरी बात मसला ये कि मुझे शो में फैक्ट को करेक्ट करना पड़ता है, चाहे लतीफ़ खोजा साहब गुफ्तगू करें या आप करें। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से जाने से पहले क्या कुछ कहा, वोट को इज्जत दो, फिर उन्होंने अवामी तहरीक चलाने की बात की, चले गए, फिर जाने के बाद वहाँ पर भी जाकर उन्होंने इस तरह का रवैया अख्तियार किया, वापस आने लगे, फिर उन्होंने कहा कि एहतसाब करेंगे। वो फौजी जर्नल्स का भी एहतसाब करना चाहते थे, जजेस का भी करना चाहते थे, हाजिर सर्विस रिटायर्ड। देखिए बाजवा साहब हम तो आज भी इस बात पे खड़े हैं। फिर आप एक और हम तो आज भी इस बात पे खड़े हैं, आगे बढ़ने की जरूरत है ना। नहीं आप मिसाल दें, हम तो आज भी यही कहते हैं कि जिन लोगों ने पनामा की ड्रामा किया था, जो भी उसमें मुलव्वस थे, वो कौम के मुजरिम हैं। तो देखिए मैं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहें कि जनाब एक साहब ने हमारी हुकूमत 2 महीने पहले कराई, तो 2 महीने बाद टीवी पे आके वो एतराफ़ कर रहे हो कि जनाब उन्हीं साहब के कहने पे। तो इसलिए देखिए देयर इज नो कंपैरिजन। सर वोट को इज्जत आपने जो मसूद साहब जो आपने बात की अब मौजूदा हालात की, जी आगे बढ़ने की बात है ना। जी अब जो आपने बात की जी जो मौजूदा हालात की, देखिए यकीनन मुश्किल मुआशी हालात हैं। IMF के प्रोग्राम में भी हम जा रहे हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी स्मूथली आगे जा रही है, बल्कि जिस मरहले तक इस दफ़ा पहुंची है पहले कभी भी नहीं पहुंची। और यकीनन हम चाहते हैं कि एक मैच्योरिटी के साथ एक मैच्योर पॉलिटिकल माहौल के अंदर ये चीज़ें हों। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने डे 1 से, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने मफामत का हाथ फिर से बढ़ाया। मगर बदकिस्मती से PTI का एक रवैया फ्लोर पे भी अदरवाइज भी यही है कि मैं ना मानूं। एक रवैया मुस्तकिल ये है कि सिर्फ मफलूज करना है, मफलूज करने के मकसद के लिए। तो देखिए अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हमसे हर बात पे इत्तफाक करें। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि कौमी मसाइल के ऊपर आप बहस का हिस्सा बने, फ्लोर पे बने, आउटसाइड द असेंबली बने, आप उसके ऊपर तनकीद करें, इस्लाह करें, ये आपका हक है। ऑपोजिशन एक गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया है जो कि नेशनल असेंबली है। आज तक आपके वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे। नहीं मसूद साहब ये भी जिस तरह हुकूमत की जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं मसूद साहब देखिए गुजारिश ये है, मेरी बात सुने, जब तक तो बात हो रीजनेबल तो बिल्कुल है, मगर आप एक ऐसी जमात जिसने 10-12 साल से एक तरीक़ाकार ही बना लिया हर वक्त उधम मचाने का, ये भी नहीं हो सकता कि आप हर वक्त उधम मचाए रखें और कहें मैं ये नहीं मानता इसलिए सब मेरे पास आ जाए और मेरी बात माने, और जब तक ये राज़ी नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर तो ये एक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से संजीदगी से चलते हैं, मामलात में आगे लेके अपनी राय भी देते हैं, उसमें इख्तलाफ भी होता है, तो फिर तो यकीनन हम अवेलेबल हैं और अपने जितनी मोर देन हाफ वे हम जाएंगे। हुकूमत का काम होता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैं रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग जो वो चेयर कर रहे थे स्मगलिंग के हवाले से, उसमें आपके आर्म फोर्सेस के एहलकार भी मौजूद थे, दीगर सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, उसमें इनके CM-KP भी मौजूद थे। वो मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई और उसमें ठीक है जी हमारी वफाकी हुकूमत ने अपनी बात की, वज़ीर आज़म साहब ने पूरा मौका दिया CM-KP को वो अपनी बात करें, CM-KP ने भी अपनी बात की और अपने आप एक मौका दिया सूबे के हवाले से, एक मैच्योर तरीके से एक अहम कौमी मसले के ऊपर एक अच्छे बच्चे बन के रहें, ये आप कह लेना, ये भी पॉसिबल है। आप इस तरह करेंगे तो कोई और आए हैं, मैं आज भी समझता हूँ कि खुशाइंद है जितनी दफ़ा CM-KP। जी सर लतीफ़ खोजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बिलाल साहब की, वो फरमा रहे हैं कि उनकी तरफ से तो मुफाहमत का हाथ बढ़ाया जा रहा है और मैं उनको ये बताने की कोशिश करूँ कि आप लोगों ने तो उन्हें तस्लीम ही नहीं किया है। तो सर ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? मुल्क क्या हर साल 1.5 साल के बाद एक इलेक्शन में जाएगा, यही चलता रहेगा, ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी क्या? देखें पहली बात तो ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने बड़ा वाज़े तौर पर जो है बता दिया कि ये कौन चला रहा है और किस तरीके से जो है निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और फैसले कौन करवा रहा है और किस तरीके से बेनिफिशरी उसके माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब हैं और इनकी हुकूमत है। अब सवाल ये है कि हमसे भी लोग पूछते हैं कि हमने तो आपको हैवी मैंडेट 8 फरवरी को दिया और 9 फरवरी को आपने फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे डाका डलने दिया, आप बताएं कि आप क्या इसका जो है हमारा क्यों आपने हिफाजत नहीं की, तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तो पहले ये तो तय कर लें कि हक़ हुक्मरानी है किसका इस मुल्क पर, क्या आवाम का है या किसी और ने करना है।
अगर तो इन्होंने बैसाखियों पर हुकूमत चलानी है तो माफ़ कीजिएगा, किस बात की फिर मफाहमत? अच्छा, मगर सर मफाहमत तो यही बात है ना कि पहले मैंडेट तो लौटाए अवाम का। लतीफ़ साहब, यही गुफ्तगू वो किया करते थे, आपकी पार्टी हुकूमत में थी, आप तो वैसे उस वक्त नहीं थे तहरीक इंसाफ में, तो उस वक्त वो आपके हक़ हुक्मरानी को चैलेंज किया करते थे, हर तरह के एहतजाज कर लिए। उससे पहले आप लोग क्या करते थे? 2013 के इलेक्शन के बाद आप लोगों ने एहतजाज करके देख लिया, उन्होंने एहतजाज करके देख लिए। ये एहतजाजों से तो हुकूमतें नहीं जाती सर। हाँ, तो मसूद कोई ममासलत नहीं है इस बात की। देखिए, ममासलत तब होती है आप अपना दिल पर हाथ रखें, ये कियानी साहब दिल पर हाथ रखें कि क्या इन्होंने पिंडी की सारी सीटें नहीं चुराई हैं, क्या इस्लामाबाद की तीनों सीटें ये हारे हुए नहीं हैं, क्या लाहौर की जो है और जो कराची की MQM को दी गई हैं, क्या वो सारी जो सीटें PTI की नहीं छीनी गई हैं? देखें, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। फॉर्म 45 सारी दुनिया को पता है कि 12 बजे यानी 7, 8, 9 बजे तक जो है PTI सारे स्वीप कर रही थी सर, और उसके बाद की बुनियाद पे कह रहे हैं ना रही, तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं ना कि इस तरह से फिर काम तजुर्बे की बुनियाद। तो मैं तो खुद इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। मैं हुकूमत चलने की बात कर रहा हूं सर। रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो है, जी मैं हुकूमत चलने की बात कर रहा हूं, तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। जब इस तरह से तो हुकूमत नहीं चल सकती। देखें, हुकूमत का ना इखलाकी जवाब है, ना ये हुकूमत जो है अवाम की तर्जमान है, ना ये वोटों से जीती हुई है। अगर इसको कोई बैसाखियों से लाया गया है तो फिर वो चला ले, ये हमारे से तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चलिए सर, आपकी हुकूमत भी चलती है, कहते हैं उनकी हुकूमत भी उस वक्त, उनकी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए थे। आप लोगों ने बहुत एहतजाज किया, धरने दिए, सब कुछ किए, धरनों से नहीं जाती। इसके अवामिल कुछ और हुआ करते हैं। बिलाल कियानी साहब, सर ये मसूद, जी सर, मसूद लिख लो जी, ये 5 महीने भी पूरी नहीं करेगी। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, ये 5 महीने भी पूरे नहीं करेंगे। बात ये नहीं है अब जी, बिल्कुल नहीं करेगी। अवाम का ज़रा गम और गुस्सा तो देखिएगा। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसकी तस्दीक की गई है अदालतों में, जो है 6 जज साहिबान ने किया है। सारा सुप्रीम कोर्ट, फुल सुप्रीम कोर्ट बैठेगी अब इंशाअल्लाह छुट्टियों के बाद, और आप देखेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी कैसे सामने आता है। अगर आपने निज़ाम अदल को इस तरह से जो है जंजीरों में जकड़ के फैसले करवाए हैं और एक पार्टी को आपने जो है तितर बितर करके उसका आपने सिंबल छीन लिया, उसको आज तक आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पार्टीजन होके कर रही है और फिर कहते हैं कि जी हमारे वजीर आजम को तस्लीम करें, जो अपने हल्के से हारे हुए हैं, हम उनको 25 करोड़ अवाम की जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर तस्लीम कर लें। वो डी फैक्टो ज़रूर होंगे लेकिन डी ज्यूरे नहीं है, ना इखलाकी है, ना कानूनी है, ना आईनी जवाब है। बिलाल कियानी साहब, तहरीक इंसाफ की क़यादत के केसेस, उनमें बड़ा रिलीफ उनको मिलता नज़र आ रहा है और मिलना भी चाहिए। जैसा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी केसेस बहुत भोंडे तरीक़े से चलाए गए, तो अब सज़ाएँ मुअत्तल हो रही हैं, केसेस ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़ेह कहा कि उनको साफ लगता है कि ये केसेस इसलिए ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जल्दबाजी में चलाए गए। तो ऐसी सूरत हाल के बाद तो तहरीक इंसाफ के पास फिर एक क़यादत मौजूद होगी, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी। अब मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत इसमें क्या लाहे अमल रखती है, क्योंकि फॉर्मली कोई कमेटी बनाई गई हो, कोई मैसेज कन्वे किया गया हो, किसी से बात की गई हो, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। पार्लियामेंट के फ्लोर पे बयान दे दिया, मीडिया में बयान दे दिया, इससे ज़्यादा बात आगे कहीं बढ़ती नज़र नहीं आई हुकूमत की तरफ से हमें। जी देखिए, बात ये मसूद साहब के हुकूमत का लाए अमल यही है कि हुकूमत में आके हमने जो आवाम के लिए काम करने हैं, जो कौमी मसाइल हैं उसके ऊपर हमने काम करना है। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल की बात की, देखिए अब आपने खोसा साहब की बात खुद सुन ली। अब अगर तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं तस्लीम करते, हम नहीं चलते, तो आप कोई ये नहीं कह रहा कि अगर आपके कोई एतराज़ात हैं तो आप फोरम्स पे ना जाएं। एक तरफ आप कहते हैं कि केपी में तो जो जीत हो गई वो सारी हलाल है, बाकी सारा ख़राब है, तो इस तरह भी काम नहीं चलता। इसलिए आपके जो एतराज़ात इनके हैं, ये इनके पास फोरम्स मौजूद हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहाँ पे ओपन कोर्ट है, वहाँ से राज़ी नहीं है तो ट्रिब्यूनल में जाएं, ट्रिब्यूनल में राज़ी नहीं है तो आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जाएं। मुल्क का एक निज़ाम है, मगर ये नहीं हो सकता कि जब ये चाहें, जिस तरह ये चाहें उस तरह ही काम हो, निज़ाम से हट के। और इसी तरह अब आप IMF की तरफ चिट्ठी भी इसी
मनफी सोच की अक्कासी करता है कि जिस तरह पहले इन्होंने साइफर के साथ किया, आज इमरान खान साहब फिर से वही काम कर रहे हैं। जब 2 साल पहले उन्होंने अपने ही IMF प्रोग्राम को सबोटाज किया और फिर अपने वज़राए ख़जाना से सूबाई से चिट्ठियाँ लिखवाईं, इसी तरह आज वो फिर से वही काम कर रहे थे कि अपनी सियासी अज़ाइम के साथ मुल्क की मईशत को उसको नत्थी कर रहे थे। तो अगर तो उनका ये ख्याल है कि इस तरह की एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ वो आगे चलेंगे, तो वाकई में फिर हुकूमत वाकई में एक हद से आगे नहीं इंगेज कर सकती, क्योंकि हुकूमत ये नहीं कर सकती कि पूरा दिन यही सोचती रहे कि अब PTI को किस तरह राजी करना है, बजाय इसके कि फोकस करे उन चीज़ों पर जो हमारे काम है। मैंने आपको एक पॉजिटिव मिसाल भी साथ दी, मसूद साहब, मैंने ज़रा आपको एक पॉजिटिव मिसाल भी दी कि जब CM KP आए हैं, और इनके ही CM है ना जी, एक तरफ वो बयानात बाहर देते हैं हर किस्म के ऊंट पटांग और एक्सट्रीम, मगर मैंने उनका दूसरा चेहरा भी देखा है जो शायद इनकी जमात में भी वो तस्लीम ना करते हों लोग, मगर वो यहाँ पे जब मीटिंग में आए तो मैंने एक मैच्योर माहौल के अंदर एक मीटिंग देखी जिसके अंदर उन्होंने बतौर अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने अपनी बात बयान की, सब ने अपनी बात बयान की, और एक कौमी इशू के ऊपर सब ने एक मैच्योर तरीके से वे फॉरवर्ड के ऊपर डिस्कशन की। ये तरीक़ेकार हो रहा है, इसी निज़ाम में हो रहा है, तो अगर तो ये तस्लीम नहीं करते तो फिर कह दें कि वो गलत कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब की वे फॉरवर्ड यही है, हिदायत है, चाहे रियासती वे फॉरवर्ड यही तरीक़ेकार ही पार्लियामान के अंदर भी, एग्जीक्यूटिव में भी जी। हाँ, रियासती मामलात में ताउन किया जाए और जो सियासी मामलात हैं वो दूसरी तरफ चलेंगे। लतीफ़ खोजा साहब, केसेस के बारे में क्या बताएंगे आप हमें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के? देखें केसेस इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि साइफर तो ऑलमोस्ट फैग एंड पे आ गया है। हमारी जानिब से बहस तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, प्रोसिक्यूटर ने करना है और वो इसी हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर ही बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब। बाकी रह गया वो तोशा खाना, उसमें ऑलरेडी उन्होंने सस्पेंड कर दी हुई है सेंटेंस। और आपको पता है मोहम्मद बशीर एम्बुलेंस पे आता था, बीमारी की दरख्वास्तें दी उसने कि मैं नहीं बैठ सकता, अदालत नहीं कर सकता, और मेरी रिटायरमेंट 14 मार्च को हो रही है, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, मेरी छुट्टियां ड्यू हैं, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। एम्बुलेंस लाकर अस्पताल में जाता था, लेकिन उसकी छुट्टी मंजूर न की गई और 14 साल फुल डोज सज़ा करवाई गई बगैर, यानी प्रोसिक्यूटर के जो जूनियर थे उनको इमरान खान का वकील रख कर, और फिर मौका सफाई का नहीं दिया, बहस का नहीं दिया, उनके खान के वकीलों को नहीं दिया गया। वो आपने राना सनाउल्लाह ने कह दिया, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब इसी महीने के अंदर अप्रैल में ही इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, इसलिए कि बाकियों में हो चुका है। एक अलकादर ट्रस्ट वाला है, वो ट्रस्ट वाला प्राइम जो विटनेस है वो कह चुका है कि इसमें कोई भी मफाद इमरान खान या बुशरा बीबी को इस ट्रांजैक्शन में बिल्कुल नहीं मिला है। तो इसलिए ये इसी अप्रैल के महीने में खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। और बाहर का मैंडेट की बात है, मैंडेट ये जो है अवामी मैंडेट को जो है रिस्टोर करें, बाकी कोई ये तो आप तहरीक चलाएंगे। हम चाहते हैं क्या बिलाल कियानी साहब, क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट है रियासत का, हुकूमत का टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ? नहीं, किस हवाले से मसूद साहब? मैंने तो आपको अभी बयान किया कि जी देखिए, हम बिल्कुल मुल्क को आगे ले जाने के लिए ऑपोजिशन समेत सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। एक्चुअल मामला ये था ना कि इलेक्शन से पहले और अब से 1 महीने पहले तक भी तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे जुलूस करने के लिए उसको कोई इजाज़त नहीं थी, पोस्टर बैनर्स वगैरह की कोई इजाज़त नहीं थी, मार पड़ जाती थी। पंजाब में अभी भी फेंटे पड़ रहे हैं, लेकिन अब ये तहरीक की बात कर रहे हैं, सियासी जमातें मिल रही हैं, मौलाना साहब के साथ अभी थोड़ी दूरी है, लेकिन अगले फेज़ में कह रहे हैं कि वो भी साथ होंगे। तो ये कोई तब्दीली की हवा आपको नज़र नहीं आ रही है? नहीं मसूद साहब, देखिए बात ये है कि इन्होंने हमेशा अपने शौक़ पूरे किए हैं कंटेनरों पे चढ़ने के, तो वो तो जब हुकूमत में थे तब भी इनका कंटेनर के ऊपर चढ़े रहने वाला ही रवैया था। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इनका हक है जी, अगर ये चाहते हैं तो ज़रूर आके करें, मगर एक बदकिस्मती ये है कि जब ये इंतज़ामिया के पास दरख्वास्त लेके आते हैं ना, तो इंतज़ामिया ये भी सोचती है कि पहले जो 2 दरख्वास्तें इन्होंने डाली थी जिनके तहत इन्हें परमिशंस दी थी, तो इन्होंने किया क्या था। जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की बात की थी तो यहाँ पे आके किस तरह उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी कि 1 पॉइंट से हम आगे नहीं आएंगे। 9 मई को जो इस जमात ने पूरे मुल्क में किया, तो उसके बाद अब आप और जब पुलिस लॉफुली अरेस्ट करने इमरान खान को जमान पर गई तो डेयर गैसिंग हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी, देखिए बात ये है कि अगर तो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बट दिस इज़ अ पार्टी विद अ हॉरिबल ट्रैक रिकॉर्ड
ऑफ ब्रेकिंग द लॉ अगेन एंड अगेन, मैं यही इसी अर्ज कर रहा हूं आड़ ना में सर, कि तो हम अब इन्हें सियासी जमात हैं, तो ये सारी सियासत की जिंदगी आड़ में इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो देखिए नहीं तो ये देखिए ना, ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमने पिछले वक्त घर जलाए थे, अब इस दफा हम नहीं जलाएंगे। मैं अभी भी आई एम श्योर कि देखिए इंतजामिया उसके केसेस के मेरिट के ऊपर करेगी, मगर देखिए बात यह है कि बिल्कुल ये अपना शौक पूरा करें जी, अगर ये करना चाहते हैं एहतजाज, बाकी इनके पास फोरम्स मौजूद हैं अपने एतराज़ात के लिए, मगर अगर इनका ये ख्याल है और ये ख्याल मैंने कम से कम कौमी असम्बली के फ्लोर पे खुद देखा है कि इनका किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता कि कौमी असम्बली में किस चीज़ पे बात हो रही है, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आके किसी तरह शोर मचाएं और वहाँ पे मफलूज कर दें। मतलब कि सो मच सो कि इतनी ना कहने की और शोर मचाने की आदत थी कि उस दिन मैं आपको महसूस सिर्फ एक गाजा जैसे मामले के ऊपर जब एक रेजोल्यूशन आई तो उसी माइंडसेट में होते हुए उन्होंने उस पर भी ना कहनी शुरू कर दी। बाद में इनको याद दिलाया गया कि गाजा का मामला है, तब आके किसी तरह ये माने। तो ये इनकी एक अप्रोच है। देखिए जिस इस तरीके से नहीं तो चल दो के सकता। पहाड़े की तरह हो रही थी ना वहां पर, जैसे दो का पहाड़ा पढ़ा जाता है, तो वो हो गया रानी में। मैं एक ब्रेक, कानून साजी कोई हुई नहीं थी। देखिए मसूद साहब, उसमें लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे, कोई लॉ पास नहीं हुआ, बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, सब कुछ वो हर चीज पे नो 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 कर रहे थे, वो उस पर भी नो कह गए और फिर जब उनको एहसास दिलाया गया तो वो उस पर वापस आए थे। और ये करारदाद भी गालिबन सजेस्ट की थी असद कैसर साहब ने, तो ये इस तरह से मामला था। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आ जाऊं। ये जो आप कह रहे हैं ना हॉरिबल इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अब इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो क्या करें लतीफ़ खोजा साहब कि आपको अब एहतजाज की इजाज़त मिले और इंतज़ामिया मान जाए? एक ब्रेक के बाद पूछते हैं आपसे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर लतीफ़ खोजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बिलाल कियानी साहब की, वो कह रहे हैं हॉरिबल ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाज के हवाले से, पुरअमन एहतजाज करने के बजाय आग लगाने के लिए आप निकल पड़ती, तो अब कैसे इजाज़त मिल जाए आप लोगों को? सर अब क्या करना होगा इस एतमाद को दोबारा बहाल करने के लिए? ये माफ़ कीजिएगा, ये 9 मई का शाखसाना जो ऑर्केस्ट्रेट किस्म का इन्होंने खेला था, वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। ओ खान को तो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक के कमरे से वर्दियों में दीवारें फलांग करके, वकीलों को ज़दोकोब करके, हाई कोर्ट के अमले को बार पीट करके और मेज़ें कुर्सियां गिरा कर और वो रिकॉर्ड सारा तोड़ के उसको गिरफ्तार किया गया 9 मई को। 10 को इनकी हिरासत में था, 11 को इनकी हिरासत में था, 12 को इमरान खान इनकी हिरासत में था। भाईजान ये बताएं कि उसके बाद जो कुछ बीबीसी ने दिखाया वगैरह वगैरह, उसकी आड़ में उठाकर 10,000 बंदे को जो है इन्होंने गिरफ्तारियां की, और जिसका नाम कभी सुना नहीं था, जिना हाउस पर अटैक हो गया। अब भाई हमने तो बार बार कहा है कि 9 मई से लेकर 9 फरवरी ज़रा ये भी 45 साल मत लगाएं। सुप्रीम कोर्ट इसका भी ज़रा जो है एक जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा ले कि क्या इसका मकसद भी यही था। एक और हर दिल अजीज़, दिलों की धड़कन जो वज़ीर आज़म है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, उसको मुनहदिम किया जाए। 45 साल मत लगाएं, इसको भी ज़रा जो है इंक्वायर कर लें। ये 9 मई की आड़ के नीचे मत छुपें। बार बार 9 मई की बात करते हैं, हमारे भयानक रूप की बात करते हैं। वो भयानक रूप तो इमरान खान तो अंदर था, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गलत किया गया। दीवारें, कोई सेंचुरी ऑफ जस्टिस को कोई पामाल नहीं कर सकता। ये इमरान खान को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से इलीगली अरेस्ट किया गया, और क्या किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? लेकिन याद होगा एक मरतबा ओ भाई, जिना हाउस हो या मेरा केपी से काफिला आया था सर, जिना हाउस हो या मेरा घर हो या गरीब की झोंपड़ी हो, सभी का तकद्दस आइन में और इखलाक में और इस्लाम में उतना ही तकद्दस है। वो मेरे घर पर भी इन्होंने फायरिंग की है। जब आप एहतजाज करते हैं, आप धरना देते हैं, तो उधर एसपी की पिटाई कर देते हैं, पुलिस को ओयो कह के नारे लगाते हैं, ऑफिशियल्स के नाम लेके कहते हैं 10 मार्च को मसूद फिर केपी से जलसा वो आता है, तो फिर तसादुम होता है अटक पुल पर। सर वो क्या बता रहे हैं वो? सर बात सुने, ये 10 मार्च को मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था अभी, और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, और फिर पर्चे मेरे ड्राइवर पर किए कि आप गाड़ी में बैठ के कहां गए थे सर? फाड़ी और फलाना आग लग रही थी।
कहाँ कहाँ गए थे लाहौर गाड़ी की में? बात हो रही है। 10 मार्च को हमने एक पुरअमन जलसा जुलूस, अच्छा, 10 मार्च वो, की, 10 मार्च। वो जाना था हमने। 10 मार्च को ठीक हमने जीपीओ जाना था और वहाँ से असेंबली तक जाना था। हाँ। और वहाँ से उठाया और कहा जी मुझे हालांकि गिरफ्तार नहीं कर सकते एमएनए को बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पीकर के। और मैंने अर्ज किया और मुझे बताएं 1 महीना मेरी गाड़ी को बंद रखा। और जब दूसरे दिन मेरे ड्राइवर और दूसरों को पेश किया तो जज साहब ने कहा भाई कोई सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, सेफ सिटी है लाहौर, कोई अपना, अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई दिखा दे कि किसी के पास असला था, किसी ने फायरिंग की, बिलाल कियानी साहब से पूछ लेता डंडे हूं मैं सोटे इसको। किए बिलाल और सारों को सुन ले, सारों को डिस्चार्ज कर दिया, सारों को डिस्चार्ज कर दिया। और मैंने जब ख्वाजा साद रफीक को कहा, मैंने कहा माशाअल्लाह इलेक्शन हारने का तुमने अच्छा इंतकाम लिया कि मुझे गिरफ्तार करवा दिया। तो कहता है कसम खुदा की हमारे बस में कुछ नहीं है। मैंने कहा पंजाब हुकूमत तुम्हारी है, मरकजी हुकूमत तुम्हारी है, तुम कैसे कह रहे हो कि कुछ नहीं है? एक पुरअमन एहतजाज का अगर इस तरह से करना है, मुझे भी आपने गिरफ्तार करके पुलिस में थाने में बिठाया हुआ है, तो कहता है हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अगर इनके बस में कुछ नहीं है तो फिर ये कठपुतली हुकूमत क्यों कबूल करते हैं? 2 मौके ऐसे हैं, कब तक हम अपने दाढ़ियां जो है किसी और के हाथों में दिए रहेंगे? बिलाल साहब, अब तक कम से कम 2 मौके ऐसे हुए देते हैं जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कोशिश की और पुरअमन एहतजाज था, किसी किस्म का वायलेंस नहीं देखा हमने उसके अंदर। और वही एहतजाज मरकज़ में भी हुआ, वही सिंध में भी हुआ, वही खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ। लेकिन पंजाब में दोनों मरतबा इनकी क़यादत को, इनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वजह है इसकी कि एक चीज़ मरकज़ में जो है वो आपके लिए काबिल कबूल होती है, दूसरे सूबों में काबिल कबूल होती है, पंजाब में काबिल कबूल नहीं होती? तहरीक इंसाफ कहती है डरे हुए हैं आप लोग। जी मसूद साहब, हम तो फ्रैंकली जी जितना वक्त हम लगा देते हैं पीटीआई पे बात करने पे, हम पे तो इतना लगाना भी नहीं चाहते ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊं। अच्छा। क्योंकि कौम के मसाइल अब इतने कि अब ये तमाशे, आई थिंक कौम भी अब चाहती है कि जो अवामी मसाइल हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करें बजाय इसके कि अब पीटीआई को किस तरह राज़ी करना है। दूसरी बात ये जी, देखिए जो बात की है ना अभी खोसा साहब ने, फिर से उन्होंने कहा कि जी 9 मई जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था। क्या मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर पीटीआई के दीगर लीडरान उस दिन सड़कों पे नज़र आए, गाड़ियों के ऊपर नज़र आए, लोगों को लीड करते हुए नज़र आए, उन जगहों तक ले जाते हुए नज़र आए जहाँ पे फिर आगे आग लगी? और फिर इनके ये दावे होना कि देखिए जी हमने तो कुछ नहीं किया, चूँकि हम तो सिर्फ गेट के बाहर आके रुक गए थे, लोग अंदर खुद चले गए। तो आप बकरियों को पानी तक ले जाएं और फिर कहें पानी उसका पीना उसका जुर्म है। तीसरी बात जो उन्होंने खान साहब के हवाले से की कि खान साहब जो जी 9 मई की मजम्मत, आपको याद होगा 9 मई के 1 या 2 दिन बाद कोर्ट से इमरान खान साहब का बयान आया था कि अगर फलाना हुआ हमारी ना मानी गई तो फिर से अवाम इसी तरह निकलेगी। 2 हफ्ते लगे से इमरान खान साहब को इस इंसिडेंट को कंडेम करते हुए भी 2 हफ्ते लगे थे इनको ये बात समझते हुए कि जो ये काम इनने किया था ये बात हजम नहीं हो सकी और इसके ऊपर इसका नतीजा ये है यूटर्न लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने कोई जी सर नतीजा ये है कि अब इनको कम से कम पंजाब की हद तक तो इजाजत नहीं होगी किसी भी तरह की। बस अब ये देखिए बात है मसूद साहब, नहीं देखिए मसूद साहब, और ये जो बैन है ये हुकूमत की तरफ से, मरियम साहिबा की हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक उनका एक डिसीजन है उनका। नहीं देखिए मसूद साहब, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी पंजाब असेंबली को ही देख लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम कोई इनकी तरह शौक़ पूरा करें। जो इमरान खान साहब ने एक शौक़ पूरा किया था, बने वज़ीर आज़म थे, मगर सोच उनकी एक थाने के SHO की थी, चेयरमैन नायब की थी, और वो पूरा दिन यही ख्याल रखते थे कि कौन जेल में है, किसका मैट्रेस छीन लिया गया है, किसकी दवाइयाँ नहीं पहुँचाएगी, किसका खाना ना उस तक पहुँचे, यही वो करते आए थे। वो शौक़ उनने पूरा किया था। हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है। आपने देखा कि पंजाब कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ साहब ने मफामत का हाथ बढ़ाया और जब CM-KP भी आए नहीं सर, मैं तो अभी देखिए रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं ना, ये बात बार-बार रिपीट हो रही है। अब पंजाब में भी आपने देखा मरियम नवाज साहिबा ने, पंजाब में भी मरियम नवाज साहिबा ने खुद जाके आपने देखा कि ऑपोजिशन की तरफ वो चल के गई ऑन द फ्लोर। सर सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया, हम आपको गिरफ्तार किया, ये आपके सामने की बात है। जी देखिए मैं मसूद साहब मैं वो एग्जैक्ट वाकयात की तफसीलात मुझे नहीं पता, मगर देखिए हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि कहीं पे अगर कोई किसी किस्म की लीगल गिरफ्तारी हुई है तो हम उसको यानी अभी वो फिर निकलेंगे, आप फिर गिरफ्तार कर लेंगे, जो जहाँ पे भी क्यों हमें पता नहीं।
तो ये पॉलिसी नज़र आ रही है ना, ये पॉलिसी आप रखेंगे कि आप उनको एहतजाज भी नहीं करने देंगे, आप उनकी बात भी नहीं सुनेंगे और कहेंगे बस जो हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने ज़रूर ये कहा कि मिल के साथ चलें, लेकिन उन्होंने अपनी पहली तकरीर में मसूद साहब कहा कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आ गए अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। नहीं मसूद साहब, मैं आपको कौमी असम्बली के फ्लोर की एक मिसाल देता हूँ जी। हमारे लोग आधा भी टाइम उतना नहीं बोले जितने इनके लोग बोले, चाहे वो उमर यूब हो, चाहे वो गौर खान हो। ये एक प्रोसीडिंग चल रही होती है हाउस की, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बहाने से खड़े होते हैं और फिर आधा आधा घंटा तकरीर करते हैं और इनको कोई नहीं रोकता, बल्कि हमारे लोगों को उल्टा स्पीकर साहब कहते हैं कि जी ये बात हो गई है और ये खड़े होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब आप 6 जजेस के खत का मामला देख लें जी, उसके ऊपर जजेस को पीछे रह गए। पीटीआई को सब पीटीआई ज्यादा शोर मचा रही है कि जी जनाब इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। अच्छा वो कहते थे कि फुल कोर्ट होना चाहिए, सुओ मोटो होना चाहिए। अब जब वो हो गया तो ये इस पे भी राजी नहीं है, कहते हैं फलां जज नहीं होना चाहिए, फलां जज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनका ये रवैया, इनका एक माइंडसेट ये है कि बस एक उधम मिचर है, यहाँ पे कोई चीज सेटल ना हो। अब देखिए आजकल एक ऐसे हालात हैं जिसमें अब आपने देखा दहशतगर्दी ने भी फिर सर उठाया है। दासू में हादसा हुआ, मीर अली में हादसा हुआ, तुरबत में हादसा हुआ, गवादर में हादसा हुआ। हमें अब एक माहौल की ज़रूरत है जहाँ पे सब मिलें। जिस तरह 2013 से 18 के अंदर आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान बना था और पूरी कौम और सियासी जमातें मुत्तहिद नजर आई थी अफवाज पाकिस्तान के पीछे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पीछे। आज हमें फिर से इन चीज़ों से निकल के उस तरफ जाना होगा, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इनको अपने एतराज़ात पेश करने का हक नहीं है। बिल्कुल करें और अपने फोरम्स पे जाएं। 2018 से 2024 तक जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अजीब हुआ, वो शायद पहले कभी हुआ ही नहीं था। दहशतगर्दी भी थी, सियासी अदम जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, माशी मसाइल भी थे, फिर लॉन्ग मार्च। जब आप 2017 में चीजों को डिरेल करेंगे तो यही होगा कौमों के साथ। लतीफ खोजा साहब ये सब कुछ था 2018 से 2024 तक, लेकिन फिर भी हुकूमत की तवक्को ये कि दहशतगर्दी है, माशी मसाइल हैं, मुल्क की मुश्किलात हैं, तो प्लीज़ साथ हो जाएं और मुल्क के मसाइल के लिए साथ काम करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। देखें ये ऑडिट करवा लें इलेक्शंस का, कौन सी रॉकेट साइंस है। पहले भी तो नासिरुल मुल्क साहब, जस्टिस नासिरुल मुल्क सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हुआ था ना। चले वो जो 4 हल्के खुले थे उसमें भी वो तीनों हार गए थे ये लोग। चले 4 हल्के ही खोल लें, सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोल लें, ख्वाजा आसिफ का हल्का खोल लें और इनका हल्का खोल लें, अपना क्या नाम है, इस्लामाबाद के हल्के खोल लें। ये जो चाहते हैं हल्के खोल लें। अगर इनको पता चल जाएगा 1.5 लाख से सलमान अकरम राजा वाला हल्का खोल लें, 1.5 लाख से हारे हुए 70 हज़ार लाख से हारे हुए उनको जिता दिया गया है। सर रिकाउंटिंग में आप हार रहे हैं, जितने हल्के खुले उसमें आप हारे हैं। रिकाउंटिंग अभी और हल्के खुलवाएंगे और सीटें आपकी कम हो जाएंगी। कल सुन ले जरा रिकाउंटिंग में जो जीता हुआ था 11 हज़ार डबल स्टैंपिंग करके वो हाई कोर्ट में पोल खुल गया, वो उसने रिस्टोर करके परे मारा है गुजरांवाले के हल्के में। मैंने ही खुद करवाया है, जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने किया है वहाँ। और 11 हज़ार ठप्पे डबल मार के तो उसको जीते हुए को हरा दिया। यार इस तरह की अगर हरकतें करेंगे और आप टेक ओवर कर लेंगे और आप जो है इसकी सैंक्टिटी को इस तरह से वायलेट करेंगे और मजाक उड़ाएंगे अवाम के मैंडेट का और अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का। यार हमने कोई मशरकी पाकिस्तान से कुछ सबक सीखा है? जो 162 हल्के जिसने सीटें जीती, हमने उसका मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और हमने मुल्क तोड़ दिया, लेकिन हमने अवामी मैंडेट को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब लतीफ़ खोजा साहब, मोहतरम जनाब बिलाल कियानी साहब। और साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का फुकदान है, दोनों एक साथ मिलकर आगे चलने को तैयार नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुआओं के साथ प्रोग्राम का में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।